नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक जारी, एकल महिलाओं को ऋण समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी 75% वोट साधने का रखा लक्ष्य। युवा मोर्चा निकालेगा तिरंगा यात्रा, चलाएगा कई अभियान। अभी तक जारी नहीं हुआ निकाय चुनाव कार्यक्रम, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा सरकार कभी भी नहीं थी वक्त पर चुनाव कराने के लिए गंभीर। वाहन चोरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, चोरी का खुलासा करते हुए 1 दर्जन मोटरसाइकिल की बरामद, 2 वाहन चोर किए गिरफ्तार। देहरादून से अयोध्या का सफर हुआ आसान, अब सीधी बस सेवा शुरू। दून से अयोध्या का 1054 रुपए होगा किराया। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक की जा रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल देहरादून से बाहर होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देहरादून से बाहर होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन में बैठक हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक जारी है और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस बैठक का क्या एजेंडा है, कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सचिवालय में इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक चल रही है। हालांकि 2 मंत्री इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन कोरम पूरा करने के साथ ही कैबिनेट की बैठक में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ज्यादा आज फैसले होने की उम्मीद है। खासतौर पर चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टरों के लिए जो नीति तैयार की गई है, उस नीति के तहत उसमें आंशिक संशोधन करने की जो गुजारिश की जा रही थी, उसको लेकर के भी सैद्धांतिक सहमति मिल सकती है। इसके अलावा जो खादर क्षेत्र हरिद्वार का है, वहां पर जो तटबंध है, चकबंदी है, उसको लेकर के भी आज, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इससे पहले ये जरूर कहा था कि इन तरीके की जो दिक्कतें हैं, क्योंकि बरसाती सीजन शुरू होने से पहले उसको दूर किया जाएगा, उसको भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा जो मानदेय की वृद्धि को लेकर के भी तमाम जो उच्चीकृत जो स्कूल हुए हैं, उनमें किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, किन पदों को और सृजित किया जाएगा, यानी शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से भी एक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है, जिस पर आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर भी उत्तराखंड कैबिनेट आज एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्रियों को
अयोध्या पहुंचने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ये सैद्धांतिक तौर पर किया जा सकता है, इसकी भी खबर मिल रही है। अगर सूत्रों के मुताबिक हम बात करें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी का जो ड्राफ्ट था, क्योंकि अब उसकी कमेटी की जो रिपोर्टिंग है, जो सिफारिश है, वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। उसके बाद उसको कैसे कार्रवाई इस पर की जाएगी, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा जो बजट के प्राविधान है, क्योंकि फरवरी में बजट की व्यवस्था होनी है, उसको लेकर जो सुझाव मांगे जाएंगे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर धरातल पर जाकर के या जगह जगह जाकर के कैंपेनिंग राज्य सरकार या वित्त मंत्रालय करेगा, उसको लेकर के भी पूरे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और उसको भी कैबिनेट की सम्मुखाज रखा गया है। तो कुल मिलाकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि आज के तमाम बड़े फैसलों पर उत्तराखंड की जनता की नजर लगी हुई है और इसको लेकर के कि शाम तक यानी कुछ देर के बाद कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कई सारे फैसले सर्वसम्मुख किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में भाजपा ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा भाजपा ने बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई हैं उन्हें धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। अब वहीं भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बता दें कि भाजपा ने सभी मोर्चा के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। 26 जनवरी को युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही युवा मतदाता सम्मेलन भी युवा मोर्चा द्वारा किए जाने के कार्यक्रम तय किए गए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा बस्तियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है और 14 जनवरी से 21 जनवरी तक सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। मोर्चों के सभी के कार्यक्रम हमने तय किए हैं। युवा मोर्चे के द्वारा 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। घर घर में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम है। बाइक रैली भी निकालेंगे और इससे पहले युवा मतदाता सम्मेलन भी युवा मोर्चे के द्वारा किए जाने के कार्यक्रम है। महिला मोर्चे के द्वारा भी सेल्फी विद लाभार्थी और लखपति दीदी सम्मेलन भी करने की योजना है। इसी के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम महिला मोर्चे ने और भी तय किए हैं। अनुसूचित जाति मोर्चे ने बस्तियों में संपर्क, जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनमें संपर्क करने का कार्यक्रम तय हुआ है और वहाँ की जो जो समस्याएं, छोटी मोटी कोई दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में पहले से ही विभाग निगरानी बरते हुए है और अब इस पर कार्रवाई करने को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के भ्रष्टाचार न हो इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। पहले से उस पर बड़ी कड़ाई से काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, घोटाला माननीय धामी जी की सरकार में न तो स्वीकार्य है और न उसको सहन किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इसका जो भी कोई ऐसी स्थिति होगी उस पर हम हर तरह से उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे।
ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों की अब खैर नहीं। यदि आप ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे तो इस पर चुनाव आयोग बड़ी कार्रवाई करेगा। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस आयोग पर सवाल खड़ा कर अपनी हताशा को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जब कांग्रेस से चुनाव जीता तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए। बताया कि कांग्रेस के इस जुमले को अब जनता जान चुकी है। चैलेंज करने का अवसर हर राजनीतिक दल को है और अब तो मुझे जानकारी मिली है कि निर्वाचन आयोग भी ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। हर दल स्वतंत्र है अपनी बात रखने का और आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। आयोग को प्रश्न खड़ा कर कर कांग्रेस जो है अपनी हार की हताशा को प्रदर्शित करती है। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम सही, जहां वो हारते हैं वहां ईवीएम खराब। और ईवीएम अगर सही खराब थी तो पिछली बार राजस्थान के अंदर क्या हुआ, इसके अलावा दूसरे राज्यों झारखंड के अंदर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ, और आज अगर हार हो रही है ईवीएम खराब। तो अब जनता इस जुमले को समझ चुकी है। कांग्रेस अपनी हार बर्दाश्त करने की क्षमता रखे। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अब प्रशासक के हवाले निकाय हैं। निकाय चुनाव को लेकर पूर्व में जो तैयारी नहीं थी उस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया था और अब हाईकोर्ट में शहरी विकास सचिव ने अगले 6 माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का भरोसा दिया है। कोर्ट के सामने शहरी विकास सचिव के इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कभी भी निकाय चुनाव तय समय पर करने के लिए गंभीर नहीं थी और आप प्रस्तावों के हवाले निकाय होने के बाद निकायों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो रोजाना उजागर हो रहे हैं। अगर तय समय पर चुनाव होते तो ये भ्रष्टाचार उजागर ना होता, लेकिन अब जनता भी उनके भ्रष्टाचार को जान चुकी है। बहुत ही शर्म की बात है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई विश्वास नहीं है और उसी के तहत उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया निकायों का, फिर भी यहाँ पर चुनाव नहीं सुनिश्चित कराए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने पहले से उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसको पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और अब जब कटघरे में सरकार खड़ी है तो कह रही है कि 6 महीने में हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं इसको कहूंगी जो चुनाव समय पर नहीं हुए, क्योंकि प्रशासनिक अमले के पास ये पूरा निकाय चले गए और आज की तारीख में करोड़ों का घोटाला अकेले देहरादून के नगर निगम में पकड़ा जा रहा है। राजकीय अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाइयां लिखने पर सरकार सख्त है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, लेकिन अस्पतालों में इसके उलट मामला देखने को मिलता रहता है, जहां अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि स्पष्ट तौर पर सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि पर्ची में जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखी जाएँ। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज़ है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अनुपालन हो गया है। नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड में पुलिस कप्तान के नेतृत्व में भगवानपुर पुलिस लगातार एक नया इतिहास लिख रही है। इसी क्रम में एसपी ग्रामीण ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए 1 दर्जन मोटरसाइकिलों को बरामद कर अंतर्राज्यीय
2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसकी हौसला अफजाई करते हुए हरिद्वार पुलिस कप्तान ने भगवानपुर पुलिस को पुरस्कार देने की घोषणा की है। थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। 2 अभियुक्तों अंकुर त्यागी निवासी बेहट सहारनपुर और अनित उर्फ अनिकेत निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर उक्त बरामदगी की गई है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। दून से अयोध्या का किराया 1054 रुपये रखा गया है। अभी बस की मैनुअली बुकिंग हो रही है। जल्द ही इस बस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद यात्री घर बैठे बस का टिकट बुक करवा सकेंगे। बता दें कि आईएसबीटी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को रवाना किया गया। वहीं दून से अयोध्या के लिए ये पहली सीधी बस सेवा है। जो 22 तारीख को वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, उसके लिए पब्लिक से और यात्रियों की भी मांग आ रही थी कि यहाँ से सीधी सेवाएं शुरू की जाएं। तो हम लोगों ने हल्द्वानी से हमारी बस सेवा अयोध्या के लिए पूर्व में ही शुरू हो चुकी है। एक बस सेवा देहरादून से हम लोगों ने शुरू करी है अयोध्या के लिए, और एक बस सेवा आज से हरिद्वार से अयोध्या के लिए शुरू हो रही है। और इसके अलावा एक बस हम लोग रामनगर से भी शुरू करने की हमारी योजना है। तो इसके अतिरिक्त और भी कहीं किसी स्थान से यदि मांग आती है या यात्री उपलब्ध होते हैं तो हम निश्चित तौर पे बसें उपलब्ध कराएंगे। एक और जहां भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया और लोगों को कई कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं जिला पंचायत चंपावत स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। लोहाघाट के पॉलिटेक्निक के सामने लोगों के द्वारा सड़क किनारे कूड़ा फेंककर कूड़े का ढेर बना दिया गया है, जिस कारण पर्यावरण प्रेमियों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को पाटन ग्राम के प्रभा पाटनी ने बताया कि जिला पंचायत चंपावत के द्वारा पॉलिटेक्निक के पास कूड़ेदान रखवा दिए गए हैं, जिस कारण लोगों ने इस साफ स्वच्छ स्थान में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत ने कूड़ादान तो रखवा दिया, लेकिन कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने जिला पंचायत से इस स्थान से कूड़ेदान को तुरंत हटाने की मांग की है। जगह मक्खियाँ हो गई हैं, बंदर फैल गए हैं, जानवर फैल गए हैं। यहाँ कॉलेज के नए नए बाहर से आते हैं जाते हैं, मेन रोड है, नेता लोग आते हैं ना, तो सबको बुरा लगता है। व्यवस्था की जाए, सही ढंग से व्यवस्था। पाटन तो हमने गाड़ी लगा रखी गांव से ग्राम सभा, मैं पाटन में रहती हूँ, गाड़ी लगा रखी, गाड़ी में डाल देते हैं और ले जाने वाले को मासिक दे देते हैं। रामनगर विधानसभा के मदर गिलोरी पब्लिक स्कूल टांडा में 12वीं की छात्रा उन्नति डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 17 स्तर पर सिल्वर मेडल जीता। वहीं उन्नति डंगवाल के गृह क्षेत्र रामनगर ग्राम लक्ष्मीपुर बनिया पहुंचने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने और स्कूल के शिक्षक, बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े फूलमाला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि हमारी पड़ोस की गांव लक्ष्मीपुर बनिया से उन्नति डंगवाल जो कि आज पैनकेक सिलाट जो प्रतियोगिता दीव एंड दमन में थी, उसमें जो है इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करा और हमारी नैनीताल जिले की 2 बच्चियाँ यहाँ से गई थी जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, और हम सब लोग आज जितने भी सिल्वर मेडल जीता, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। आज उन्होंने अपना परिवार का नाम रोशन किया, अपना क्षेत्र का नाम रोशन किया और पूरा प्रदेश का नाम रोशन करा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी समय उसी प्रकार आज का दिन भी हमारे लिए, विशेषकर हमारे गांव के लिए, हमारे गांव की बेटी उन्नति डंगवाल, इन्होंने अपने गांव का ही नहीं क्षेत्र का, पूरे नैनीताल जिले का, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज यहाँ पर अपना समय दिया और बेटी के उत्साहवर्धन के लिए अपना अमूल्य समय दिया, उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। टनकपुर में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सहजता से लाभ पहुंचाने के लिए जनपद में समय समय पर तहसील दिवसों, शिविरों आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 10 जनवरी से 12 जनवरी तक टनकपुर नगरपालिका सभागार में बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 10 से 12 तारीख तक इसमें ग्राम खिरदारी के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं प्रदान, जो भी उनको सहायता सुविधा विभाग के द्वारा दी जाए उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व विभाग से आय जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा भूमिहीन परिवारों को उन्हें भूमि आवंटन हेतु पत्रावलियाँ तैयार की गई हैं। इस प्रकार से उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर जो भी विभाग की सारी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। उनके आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था करके उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन होगा और इस झांकी की थीम होगी उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड थीम पर यह झांकी निकाली जाएगी। झांकी में लखपत दीदी रोपवे होम स्टे का प्रदर्शन होगा। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजे भी झांकी में शामिल होंगे। भारत सरकार ने 3 साल की झांकियों का किया रोस्टर। हर साल 16 राज्यों की झांकी का ही होगा प्रदर्शन। 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित होगी उत्तराखंड की झांकी। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की झांकी प्रदर्शित होगी। असम, गोवा और कर्नाटक की झांकी भी लाल किले पर प्रदर्शित होगी। इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर निकलेगी झांकी। यूं तो उत्तराखंड राज्य में ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन औली की बात ही कुछ और है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, हरियाली और मौसम के चलते औली को उत्तराखंड राज्य का स्विट्जरलैंड का दर्जा भी प्राप्त है। बड़ी बात तो यह है कि औली में एक कृत्रिम झील भी देखने को मिलती है जिसके पर्यटक दीवाने हैं, जिसे खासतौर पर आर्टिफिशियल बर्फ बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन विगत कई वर्षों से औली में आर्टिफिशियल बर्फ नहीं बनाई गई है, जिस कारण आर्टिफिशियल बर्फ बनाने वाली मशीन भी अब पूरी तरह से जंग खा रही है। वहीं संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते कृत्रिम झील में पानी नहीं छोड़ा गया, जिस कारण यहां पर पहुंचने वाले पर्यटक कृत्रिम झील को देखकर काफी मायूस हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार जोशीमठ के ऊपरी इलाकों की पहाड़ियां धू-धू करके जल रही थीं, जिसके चलते वन विभाग की लाखों करोड़ों की वन संपदा भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बड़ी बात तो यह है कि कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ग्रामीणों की मदद और वन कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिस कारण दर्जनों गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से जारी है। मसूरी में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी के निर्देश के बाद माल रोड के दोनों बैरियरों को 4:30 बजे से 10:30 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया है, जिसको लेकर मसूरी कांग्रेस और आप पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से एसडीएम मसूरी को ज्ञापन दिया। दोनों माल रोड को पहले की तरह संचालित करने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के बायोलॉज के अनुसार पहले दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक माल रोड के दोनों बैरियर स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। गठित हुई थी कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था, लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज़्यादा छेड़छाड़ न करें और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ हैं।
लेकिन स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस माल रोड को खुला रखे। आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने जो ये आदेश जारी किया है, जो कि ये आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी की गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीज है। इससे पहले एसडीएम यहाँ पर रहे हैं, पहले से भी यहाँ नगर पालिका यहीं चली, हमने देखा है 2003 में जब यहाँ पर एक प्रशासक बैठा था तो उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया। अब 4:30 बजे आपने बैरियर अगर बंद कर दिया तो गलत है। हम लोगों को अगर घर में, हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर की गाड़ी आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो हम जाएंगे कहाँ। उत्तरकाशी में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने बैठक कर उपनल कर्मचारियों के शोषण पर नाराजगी जताई। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड के सभी विभागों में उपनल कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है, लेकिन काम के आधार पर न तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और न ही उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। हम लोग 2018 में माननीय हाई कोर्ट से जीत चुके थे, तो तात्कालिक मुख्यमंत्री जी, जो कि वर्तमान सरकार के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। तो हम चाह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं और हम सबका ये अधिकार है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा रखी है, मैं उत्तराखंड सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि आप उस एसएलपी को तुरंत वापस लें और हमारा जो हाई कोर्ट का डिसीजन आ रखा है उसको तुरंत लागू कर दें। कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले रोहन अग्रवाल देहरादून होते हुए मसूरी पहुंचे। रोहन अग्रवाल ने 25 अगस्त 2020 को पदयात्रा का आगाज किया था, जिसका उद्देश्य मानवता, भाईचारे और शांति और प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसे मैं ये यात्रा जो कर रहा हूँ, ये यात्रा में मुख्य तौर पे जो मेरा उद्देश्य होता है वो पर्यावरण होता है, जैसे मैं आपको बताया, और पर्यावरण में भी जो मेरा उद्देश्य होता है जो लोगों को मिलने का, वो होता है युवाओं का। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि युवा हमारी आगे का फ्यूचर है। हमारे अगर युवा पीढ़ी जो कि आगे में 40 साल 50 साल और जीने वाली है, जो उनका फ्यूचर ही जो देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये बारे में नहीं समझे पर्यावरण के बारे में, तो और कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको जीना है 40-50 साल। तो इसलिए खास तौर में स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में, अलग संगठनों में जाके अलग इवेंट्स करा के पर्यावरण के बारे में मैं ये काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी कोशिश करूंगा कुछ लोगों को मिले और पर्यावरण के बारे में समझाने का संदेश दे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।